हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ आवर चैप्टर प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर हमने समझा लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्या होता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होता है। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। We generally refer to two types of production function. These are short run and long run production functions. A short-run production function refers to a situation when only one input is variable and all other inputs are assumed to be constant. यानी शॉर्ट रन हम लोग इकोनॉमिक्स में किस सिचुएशन को बोलते हैं, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू अ सिचुएशन जहां पर सिर्फ एक या कोई और एक या दो फैक्टर्स वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, जिसे हम बहुत आसानी से बदल नहीं सकते। In it, we study the effect of change in the quantity of one input on the total output by keeping all other inputs fixed. तो हम जब यहाँ पर शॉर्ट रन का पढ़ाई करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड है। अपने चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि हमारा जो लेबर वाला फैक्टर है यही सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर है, उसके अलावा लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमारे लिए यहाँ पर पूरी तरह से फिक्स्ड है, व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट टाइम। ठीक है, आई नो ये डाउट आ रहा होगा कि सर कल लास्ट सेशन में आपने तो कहा था कैपिटल भी वेरिएबल है। नो डाउट कैपिटल भी वेरिएबल होता है, बट यहाँ पर हम लोग जब ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उस लॉ में अज्यूम करके चले हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल। ठीक है, प्रैक्टिकली हो सकता है कैपिटल भी वेरिएबल हो, बट यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ओनली लेबर इज वेरिएबल, बाकी सारे फैक्टर्स। ठीक है, the relationship between variable input and output is called short run production function और returns to factor। तो ये जो शॉर्ट रन में जो होता है वेरिएबल और फिक्स्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, देखो क्या लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, यानी वेरिएबल इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर बोलेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर। Short run production function is the subject matter of law of variable proportion। तो प्लीज मार्क, ये शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके द्वारा हम लोग कौन सा लॉ पढ़ाई करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े हैं, वैसे शॉर्ट रन में हम लोग पढ़ाई करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्लियर? It gives the maximum output। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताता है, वो हमें बताता है इट गिव्स द मैक्सिमम आउटपुट, maximum output attainable from different amounts of variable input given a specified amount of fixed input। यानी जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स है, उसमें तो अपने को माथा ही नहीं लगाना है ना, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं। हम लोग को बात करना है कि जो वेरिएबल फैक्टर है मेरे पास, वो वेरिएबल फैक्टर को जब हम बदलेंगे, सपोज हम एक बार के लिए मान के चलते हैं कि हमारा लैंड, मान लो ये लेबर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, आगे चार फैक्टर है। तो लैंड भी मान लो 1 है, कैपिटल भी 1 है, एंटरप्रेन्योर भी 1 है। तो शुरू करते हैं लेबर 1, फिर क्या होगा, हम लेबर डबल करते हैं, तो 1 2 1 1, फिर और एक लेबर ले आए तो 1 3 1 1। तो क्या हो रहा है, मेरा रेशियो बदलते जा रहा है। पहले रेशियो था 1:1:1:1, फिर अब 1:1:1, ये 1:3:1, तो रेशियो बदलते जा रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ही होता है ना, तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसी को बोलते हैं कि रेशियो बदलते जा रहा है। और हम लोग को ये देखना है कि जब ये जो रेशियो बदलते जा रहा है उसके वजह से मेरे आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ पर 10 यूनिट्स निकलता है, हो सकता है यहाँ पर 15 यूनिट्स आए, हो सकता है यहाँ पर 22 यूनिट्स आए।
लेबर को बदलने से यहाँ पर 5 यूनिट्स का फायदा हुआ, फिर और एक लेबर को यहाँ पर ऐड किए तो यहाँ पर हमको 7 यूनिट्स का फायदा हुआ। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते या घटाते जाएंगे उससे मेरे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताता है, इट गिव्स अस द आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट व्हिच इज अटेनेबल फ्रॉम डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट गिवन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इनपुट। कि फिक्स्ड इनपुट तो फिक्स्ड है, वेरिएबल को अगर हम चेंज करते जाएं तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से लोग समझा रहा है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एग्जांपल देके यहाँ समझा दिया। सपोज फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल, तो ये लोग कैपिटल को फिक्स्ड फैक्टर मान रहा है, इज कांस्टेंट एट 3 यूनिट्स while the amount of variable factor that is labor is 4 units and the maximum output of the goods X that can be produced is 30 units. Then the production function can be written as कि 30x बनेगा या फिर हम लोग 30q बना सकते हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को हम लोग q भी बोलते हैं। तो 30q is equal to function of 4 labor and 3 capital। तो कैपिटल के ऊपर देखो यहाँ पर बार का साइन दिया है indicating that capital is a fixed factor। तो यहाँ पर अगेन हम लोग जैसे जानते हैं कि there are 4 factors, पर जब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं तो लैंड को और एंटरप्रेन्योर को ये लोग कंसीडर ही नहीं किया है, ये लोग कंसीडर किया है लेबर को और कैपिटल। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों किया। देखो लैंड जो है, लैंड भी हमारा एक तरह से क्या हो गया, असेट हो गया, है ना, और वो असेट हम खरीदते हैं कैपिटल की मदद से, तो लैंड को एक तरह से कैपिटल के जैसा लोग मान लेते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है वो इंसान है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी अपना लेबर दे रहा है, तो एंटरप्रेन्योर इज समथिंग मोर और लेस लाइक अ लेबर, है ना। तो इसीलिए एक बार के लिए लोग अज्यूम करते हैं कि देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल, जहां पर लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, प्रैक्टिकली 4 फैक्टर्स होते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए। बस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गया, 30x या 30q जो भी बोल लो इज अ फंक्शन ऑफ 4 लेबर प्लस 3 कैपिटल व्हिच इज फिक्स्ड। इफ द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से लेबर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5 यूनिट्स, द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट वी कैन अटेन इज 40 यूनिट्स। अज्यूम कर रहे हैं कि अगर लेबर को हम 4 से बढ़ा के 5 करते हैं और मेरा आउटपुट उसके वजह से 30 से बढ़ के 40 हो जाता है तो क्या होगा, तो उससे ये होगा production function now takes the following form, that is 40x is equal to 5 labor plus 3 capital। इसको ब्रैकेट में ओवरऑल ब्रैकेट में दे सकते हैं लोग, इट इज अ फंक्शन ऑफ 5 लेबर एंड 3 कैपिटल। तो इस तरह से क्या होगा, फंक्शन मेरा बदलते जा रहा है। फंक्शन इन द सेंस अगर मैं लेबर और कैपिटल का बात करूं तो पहले रेशियो 4:3 था, अभी रेशियो यहाँ पर 5:3। तो यही कहानी चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन या वेरिएबल रेशियो। टेक्निकली यहाँ पर बुक्स में और सब जगह प्रोपोर्शन बोलता है, पर लॉजिकली रेशियो में चेंजेस आ रहा है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द सेम। तो ये हो गया शॉर्ट रन का। अब आते हैं लॉन्ग रन। अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑन द अदर हैंड refers to a situation when all inputs used in production are variable। यानी आप जो भी इनपुट प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेबर एंड कैपिटल, ये दोनों के दोनों लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं। यानी शॉर्ट रन में जो के ऊपर ऐसा बार का दाग लगा हुआ था, लॉन्ग रन में ऐसा कोई बार का दाग नहीं लगा। अंडर इट वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। यानी लॉन्ग रन में हम क्या पढ़ाई करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स ऑन टोटल आउटपुट। कि जब हम सारे इनपुट को बदल देते हैं तो मेरे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। यानी पहले जैसे मान लो 4 लेबर और 3 कैपिटल हम यूज कर रहे थे, रेशियो था 4:3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बदल देंगे, मान लो दोनों को डबल कर, तो वी गेट 8 लेबर एंड से 6 कैपिटल। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी रेशियो 4:3 था, यहाँ भी रेशियो एक्चुअली 4:3 है, तो रेशियो में किसी तरह का फर्क नहीं आ रहा। चेंज क्या हो रहा है, पहले ये 4:3 था, अब उसका डबल हो गया। यानी दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ट्वाइस ऑफ 4:3। am I right?
तो पहले 4:3 था, अब क्या हो गया 4:3 का डबल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए बोलते हैं देयर इज अ रेट ऑफ चेंज इन स्केल। ठीक है, इसको रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। स्केल मतलब पहले 4:3 था, आज भी रेशियो 4:3 है, पर पहले वो 1 के स्केल पे काम कर रहा था, वो 2 के स्केल पे काम, यानी पूरा स्केल बदल गया। होता है ना लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना रिसोर्सेज। ठीक है, तो लॉन्ग रन में इसीलिए बोलते हैं देयर इज अ रिटर्न्स टू स्केल, वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शन तो जो मैंने एक बार देख लिया कि मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, तो वही कॉम्बिनेशन हम बार बार यूज करते हैं, बार स्केल चेंज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको कोई डिश बनाना है, तो डिश बनाने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। मान लो कि रेसिपी ये है 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिश हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिश, 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, ये रेशियो। ठीक है, अब अगर आपको एक जन के लिए बनाना है तो आप 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक यूज करें। और अगर 2 जन के लिए बनाना है तो क्या करोगे? आप चीनी को भी डबल कर दोगे, 4 चम्मच कर दोगे, नमक को भी डबल कर दोगे, आधा से 1 कर दोगे। तो आपने क्या किया, चीनी को भी डबल किया, नमक को भी डबल किया, यानी पहले आप एक जन के लिए बना रहे थे, अभी आप 2 जन के लिए बना रहे हैं। आपने अपना स्केल पूरा चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग द रेशियो। रेशियो को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा जो रेशियो है 2:1 का, या फिर 4:1 का जो भी रेशियो है, 2:1 का जो रेशियो है वो एकदम परफेक्ट रेशियो, वो मेरे को परफेक्ट टेस्ट देगा। वो रेशियो को बदलेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो रेशियो को नहीं बदलेंगे। अगर मेरे को एक जन के लिए बनाना है तो 2 और हाफ, 2 जन के लिए बनाना है तो 4 और 1, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम अपना स्केल बदल देते हैं। तो उसी तरह से बिजनेस में भी यही होता है। ठीक है, तो अंडर इट वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स टू द टोटल आउटपुट। Here all inputs are changed simultaneously and in same proportion। तो जो है simultaneously बदलेंगे, सारे इनपुट को बदलेंगे लॉन्ग रन में, और उसी प्रोपोर्शन में बदलेंगे जिस प्रोपोर्शन में मेरे को सक्सेस मिला था। So long run production function can be expressed as under that Qx जो भी quantity है मेरा is a function of labor and capital where both labor and capital are variable। कोई भी फिक्स नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल। So here Qx denotes the maximum possible output, F is a function, L is labor, K is capital. So in long run both labor and capital are variable and both these inputs, both these inputs are changed in same proportion. ये these over here, both these inputs are changed in same proportion. Example देखो, by using some hypothetical value it can be written as say 40 units पाने के लिए मेरे को 2 labor और 1 capital चाहिए, which says that maximum 40 units of commodity X can be produced by using 2 units of labor and 1 unit of capital. When the scale of production is double, जब मुझे पूरा प्रोडक्शन को डबल कर देना है, मेरे को आउटपुट डबल चाहिए, द प्रोडक्शन फंक्शन टेक्स द फॉलोइंग। तो 2 लेबर की जगह 4 लेबर हो गया, डबल कर दिए, कैपिटल 1 की जगह 2, आउटपुट मुझे 40 का 70 मिला। कोई जरूरी नहीं है कि 40 का 80 आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट कभी 40 का 80 हो भी सकता है। यानी देखो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, 40 का डबल मेरा एक्सपेक्टेशन था 80 का, तो हो सकता है वो मुझे 80 से कम 70 मिले, हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन के जितना 80 मिले, हो सकता है वो और बढ़ के शायद मेरे को 90 यूनिट्स मिले या 100 मिल जाए, कुछ भी मिले। तो ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैंने जब 2 लेबर और 1 कैपिटल लगाया था तो 40 आउटपुट मिला था, तो अब मैं अपने स्केल को डबल कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 80 मिलना चाहिए। पर अगर एक्सपेक्टेशन से कम मिला तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलते हैं इसको? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि मेरे को जो उम्मीद था उससे कम मिला, यानी इट इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मेरे को उतना ही मिला जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यानी जो पहले मिलता था 40 यूनिट्स, अभी भी नया स्केल से और 40 का इजाफा हो गया। पहले 40 था, अभी 80 हुआ, मतलब और 40 मिला, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर 90 मिला, यानी पहले तो 40 मिलता था, अभी मैंने लेबर को डबल किया, कैपिटल को डबल किया, तो नया मेरे को कितना मिला, 50 यूनिट्स। पहले 40, अभी 50, तो यानी इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी स्केल को बढ़ाने से मेरे को आउटपुट में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 3 सिचुएशन हो सकता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, या फिर
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये जो एग्जांपल है 70 वाला, ये क्या हो गया, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। So this implies that maximum 70 units of commodity X can be produced if 4 units of labor and 2 units of capital are employed. It should be clearly understood here that in long run, scale changes but factor proportion remains the same. तो हम लोग को ये समझना होगा कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि स्केल चेंजेस, हम लोग का स्केल में बदलाव आता है, पर जो रेशियो है, जो फैक्टर का प्रोपोर्शन है, वो सेम है। एंड दैट इज व्हाई लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। और इसीलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। Thus in the short run factor proportions changes but not their scale। शॉर्ट रन में क्या होता है, प्रपोर्शन में चेंज आता है, स्केल में नहीं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, फैक्टर्स आर वेरिएबल देयरफॉर देयर इज अ चेंज इन स्केल। स्केल में बदलाव आता है, रेशियो में या प्रपोर्शन में नहीं। क्लियर, समझ में आ गया। फिर आते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट क्या होता है। Product or output implies the amount of goods and services produced by a firm during a given period of time। तो प्रोडक्ट या आउटपुट क्या बताता है, ये इंप्लाई करता है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, कि फर्म ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली थ्री मेन कंसेप्ट आर यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तीन मेन कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो ये तीन कंसेप्ट दिमाग में हो। नाउ व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, इसको हम लोग टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है हमने टोटल कितना यूनिट्स बनाया, सिंपल है ना। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन का बात होता है हम लोग हमेशा टाइम के साथ रिलेट करते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अब वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, पर क्वार्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पर जो भी है एक सर्टेन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द टोटल फिजिकल आउटपुट, यानी टोटल मैंने कितना फिजिकल आउटपुट बनाया है कोरस्पॉन्डिंग टू ईच सेट ऑफ इनपुट, कि मैंने कितना इनपुट दिया और उसके बदले में मुझे कितना आउटपुट मिला। So physical product means production or output measured in physical units of the product। यानी ऐसा प्रोडक्ट है जो टेंजिबल है, अकाउंट्स की भाषा में बोले तो क्या है, टेंजिबल है, जिसको फिजिकली हम पकड़ सकते हैं। As the inputs are increased, जितना इनपुट हम बढ़ाते जाएंगे, नॉर्मली हम लोग देखते हैं that total product also increases, but the rate of increase in total product varies at different levels of factor input। पर जो rate of increase है वो वैरी करता है। इनपुट बढ़ाते जाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, पर आउटपुट किस स्पीड से बढ़ेगा वो वैरी करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का अगर मैं एग्जांपल, तो मान लो एक ओवर में 10 रन बना, ठीक है, फिर 2 ओवर के बाद मैं स्कोर चेक करता हूं तो 16 है, 3 ओवर के बाद में स्कोर चेक करता हूं तो से 18। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ रहा है टोटल भी आगे बढ़ रहा है। ये क्या है, टोटल स्कोर, तो टोटल भी आगे बढ़ रहा है, बट जो रेट है, जो स्पीड है बढ़ने, पहला ओवर में 10 रन बना, ठीक है ना, दूसरा ओवर में कितना बना, 6 रन बना, तीसरा ओवर में कितना बना, 16 से बढ़कर 18 हुए, 2 ही रन बना। तो क्या हो रहा है, टोटल इज इंक्रीजिंग एवरी ओवर बट द स्पीड ऑफ इंक्रीज इज फॉलिंग। सर हमेशा फॉलिंग होगा नहीं, कोई जरूरी है, स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है ना, बढ़ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी जो रेट है, जो स्पीड है, वो स्लो हो गई। तो वही बोल रहा है एज द इनपुट इंक्रीजेस, इनपुट यानी यहाँ पर क्या, ओवर, ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, एज द इनपुट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर इनपुट। तो जो टोटल प्रोडक्ट
एज द इनपुट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट द रेट, पर किस रेट से बढ़े, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स। तो अलग अलग लेवल पे यानी अलग अलग ओवर में जो रेट है वो बदल रहा है, पहले 10 था फिर 6 हुआ फिर 2 हुआ, तो हर लेवल्स ऑफ इनपुट में जो रेट है वो बदल। टोटल प्रोडक्ट जनरली राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो है इट जनरली राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में बिगिनिंग में राइज हो, फिर एक पॉइंट के बाद आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद क्या होता है वो स्टार्ट करता है राइजिंग पर उसका रेट स्पीड स्लो हो जाता है। दिस फैक्ट शैल बी सीन लेटर इन आवर डिस्कशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जब जब हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि शुरू शुरू में स्पीड बढ़ रहा है फिर उसके बाद स्पीड घटने लगा, जैसे एक ओवर में मान लो 5 रन बना, फिर 2 ओवर के बाद स्कोर मान लो 12 है, फिर मान लो 3 ओवर के बाद स्कोर जो है वो 20, फिर 4 ओवर के बाद मान लो 24। तो हुआ क्या, पहला ओवर में कितना रन बना, 5 रन, फिर दूसरा ओवर में 7 रन, तीसरा ओवर में 8 रन। तो क्या हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल तो बढ़ रहा है पर स्पीड भी जा रहा है, पहले 5 का स्पीड था फिर 7 का फिर 8, फिर यहाँ पर आने के बाद अब क्या हो गया 4। तो शुरू शुरू में इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। मान लो इसके बाद फिर तुम्हारा 24 के बाद 22 था, 26 हो गई, तो यहाँ 2 हो गए। तो पहले वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो यही चीज बोल रहा है, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ेंगे तो ये चीज हम लोग और डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा से समझा दिया है कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट और उसके बाद इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। So total product can also be defined as the sum total of marginal products, यानी marginal product का total add कर करके of different units of factor or as the average product multiplied by the number of units of factor employed। ये सब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन है देखो, ठीक है ना, तो वो हम लोग अभी करेंगे जब टेबल में तो उस समय समझ में। तो सिंबॉलिकली टोटल प्रोडक्ट क्या है, या तो मार्जिनल प्रोडक्ट्स को सम अप कर दो या तो एवरेज प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द नेट एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इम्प्लॉयड। देखो सिंपल है, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि एक ओवर के बाद स्कोर था 5, 2 ओवर के बाद से स्कोर था 12, 3 ओवर के बाद स्कोर था 20, ऐसा कुछ नहीं, 4 ओवर के बाद का स्कोर 24। तो पहला ओवर में 5 रन बना, जब मैंने एक और ओवर को इम्प्लॉय किया तो उसमें कितना बना 7। तो ये जो 7 जो बना आउटपुट इन सेकंड ओवर या सेकंड इनपुट, इसी को बोलते हैं मार्जिनल आउटपुट, यानी सेकंड यूनिट से कितना आउटपुट निकला। फिर ये थर्ड यूनिट से कितना आउटपुट निकला 8 यूनिट, तो दिस इज द मार्जिनल आउटपुट। फिर फोर्थ से कितना निकला 4। तो ये जो इंडिविजुअल बता रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट, दीज आर ऑल मार्जिनल आउटपुट। और जो टोटल आउटपुट है इट इज सम ऑफ मार्जिनल, यानी ये जो 24 आया है कैसे आया, 5 + 7 + 8 + 4 करेंगे तो 24। 12 कैसे आया, 5 + 7 = 12। फिर ये 20 कैसे आया, 5 + 7 + 8 करेंगे तो 20 है, इस तरह से। तो इसीलिए बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज द नेट एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल में कितना एडिशन हुआ, पहले 5 था उस टोटल अगर बढ़ के 12 हो गया तो उसमें एडिशन कितना हुआ 7। so it is the net addition to the total product when one more unit of variable factor is included। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पर और एग्जांपल में नहीं समझा के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, ये एग्जांपल काफी इलैबोरेटेड है, ठीक है।
तो वही बोल रहा है सिंबॉलिकली मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, या फिर ये बोल सकते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ इनपुट। देखो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे 5 से 12 हुआ था तो चेंज कितना हुआ, 7 डिवाइड बाय 2 से 1 हुआ तो 1, तो 7 डिवाइड बाय 1 दैट इज 7। तो चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट यहाँ पर जनरली लेबर होता है क्योंकि हम लोग लेबर को ही वेरिएबल कंसीडर करते हैं। So marginal product of a factor will change at different levels of employment of that factor. It has been seen that the marginal product of factor rises in the beginning. Marginal product शुरू में rise होता है 5 से 7, 7 से 8 ऐसे हुआ नहीं दिखता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखो शुरू में 5 से बढ़ के 7 हुआ, 7 से बढ़ के 8 हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, शुरू में ये बढ़ता है और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो वही बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, factor will change at different levels. It has been seen that marginal product of factor rises in the beginning and ultimately falls as more units are added. अब आता है लास्ट में एवरेज एवरेज प्रोडक्ट क्या, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल डिवाइड बाय ये। जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 डिवाइड बाय 1 करेंगे 5 आएगा, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जैसे एक यूनिट पे 5 था तो 5 डिवाइड बाय 1, 2 यूनिट पे 12 तो 12 बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ गया 6, फिर 20 था तो 20 बाई 3 करेंगे तो 6.8 या जो भी आना होगा, 24 बाई 4 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई इनपुट और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनपुट। तो टोटल प्रोडक्ट जितना हो रहा है उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनपुट करेंगे तो ये हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। वही बोल रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, thus average product is total product divided by number of variable factor. Symbolically average product is equal to total product divided by number of labor. Suppose 10 units of variable factor say labor produce 20 quintals of wheat, then average product will be 20 quintals per labor, 10 labor 10 लेबर बना रहे हैं 200 क्विंटल्स, यहाँ मिस्टेक है, ये 100 नहीं होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 10, 200 by 10 is 20 quintals per labor. It has generally been found that as more and more units of variable factors are used for production, the average product rises first. क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एवरेज प्रोडक्ट भी शुरू में बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देन फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, उसके बाद गिरने लगता है बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग आज का सेशन में हम लोग थ्योरी तक कवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा ग्राफ बनाना, टेबल बनाना ये सब सीखेंगे और वहां से इसको थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पर टेबल में समझाया हुआ टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल कैसे निकलता है, एवरेज कैसे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग टेबल और ग्राफ से सीखेंगे कि किस तरह से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ये लोग बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।